हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बायोलॉजी फाउंडेशन क्लासेस में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं और कल हमने उसकी शुरुआत की थी। नाम से आपको पता है कि विषाणु यानी वायरस क्या होता है। विषाणु यानी कि लैटिन भाषा का वायरस शब्द है, उससे लिया गया है और इसका अर्थ होता है विषैला तरल। तो इसी विषाणु में हम कुछ और चीज़ें इसके बारे में आज जानेंगे। विषाणु यानी वायरस। इसके नाम में ही विष का अणु यानी कि एक जहरीला विषैला पदार्थ जो है उसको हम विषाणु कह रहे हैं, वायरस कह रहे हैं। इसकी खोज कैसे हुई वो भी हमने देखा। विषाणु जो है, कुछ ऐसे विषाणु भी होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। यानी कि ऐसे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करके जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, उन विषाणुओं को जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यानी ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि विषाणु जो होते हैं वो जीवाणुओं से भी सूक्ष्म होते हैं। तो विषाणु जो जीवाणु को नष्ट कर दे, उनको संक्रमित करके उन्हें नष्ट कर दे, उन्हें जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और आपको जानकर एक जानकारी और दे दी जाए कि जो गंगा का पानी है, सुना होगा आपने कि वो कितने समय तक आप उसको घर में भी रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता है। नॉर्मली पानी अगर हम रखें उसको तो 10, 15, 20 दिन में, 1 महीने में ख़राब हो जाता है। लेकिन गंगा का जो पानी है, गंगा वाटर जो है, वो कभी ख़राब नहीं होता है। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला जो कारण है वो पौराणिक धारणा है। वो कहती है कि गंगा जो है शिव जी के जटा से निकली है, तो एक देवीय रूप उसको दिया गया है, तो इसलिए उसको पवित्र माना गया है। पवित्र है ये, इसलिए ये गंगा का पानी कभी ख़राब नहीं होता है। दूसरा, अगर अपन इसको नेचुरल वे से देखें तो गंगा जो हिमालय के जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकल कर आ रही है, और हिमालय क्षेत्र सदैव से ही जड़ी बूटियों का, औषधीय पादपों का एक खजाना रहा है। तो ये माना गया है कि जब पानी वहाँ से इन औषधीय पौधों के बीच से होकर गुजर कर आता है तो इसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। और कहा भी गया है कि गंगा जो है वो एक अमृत समान है। उन औषधीय गुणों के कारण भी इसका पानी खराब नहीं होता है। तीसरा जो बायोलॉजिकल कारण है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पानी खराब होने का कारण क्या है, पहले अपन वो देखें। पानी खराब, दूषित क्यों होता है? नॉर्मली पानी दूषित होने का कारण होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया पानी को प्रदूषित करते हैं, खराब कर देते हैं उसको। तो इस गंगा के पानी की जब जांच की गई तो इसमें बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में विषाणु पाए गए, सूक्ष्म विषाणु पाए गए। वो विषाणु जो जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, और उन्हें कहा गया है बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। तो ये जो जीवाणु भोजी है ये गंगा जल में भी पाए जाते हैं और उस गंगा जल को दूषित होने से बचाते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल कारण है। तो विषाणु जो है हमारे लिए लाभदायक भी हैं अगर इस वजह से देखें, लेकिन ज़्यादातर विषाणु, जैसा अभी ये कोरोना जो बीमारी आई है, ये कोविड-19 जो विषाणु है, ये हमारे लिए, कोरोना एक फैमिली है। कोरोना जो है ये विषाणुओं की एक फैमिली है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। तो विषाणु जो है ये हम इनको आगे पढ़ रहे हैं। तो विषाणु जो है उनके दोनों ही गुण होते हैं, उनमें जैविक भी है, अजैविक भी है। हमने देखा कि जैविक गुण जो उसे सजीवों की तरह व्यवहार करने के लिए
उसमें विशेषताएं उत्पन्न करते हैं। जैसे इसमें आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए या आरएनए। विषाणु जो है वो आरएनए को भी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में रख सकता है, जबकि हम जो हैं दूसरे जीव हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ हमेशा डीएनए ही होता है। विषाणु में दोनों हो सकते हैं। जैसे अपन एचआईवी विषाणु की बात करें, एचआईवी जो वायरस है उसमें उसका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, ठीक है। तो विषाणु जो है वो आरएनए डीएनए दोनों में से कोई सा भी आनुवंशिक पदार्थ रख सकता है। तो आनुवंशिक पदार्थ होता है इसलिए ये सजीव है। आनुवंशिक पदार्थ की वजह से इसमें उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन भी एक सजीवों का गुण है। ये सजीवों के अंदर शरीर में प्रवेश करके अपनी संख्या बढ़ाता है, प्रजनन करता है, ये भी सजीवों का गुण है। इसके अंदर रोग उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, प्रतिजनी विशिष्टता पाई जाती है, यानी कि ये अपनी संरचना बदलकर अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न कर सकता है। तो ये सारे गुण इसको कैसे बना देते हैं, सजीव बना देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इसका ना कोई इसकी कोशिकीय संरचना होती है, ये इसका निर्जीव का गुण है। इसको क्रिस्टल के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका निर्जीव वाला गुण है। इसके अंदर कोई नॉर्मली एंजाइम भी नहीं होते हैं, ये भी इसका निर्जीव का गुण है। इसके अंदर उपापचयी क्रियाएं भी नहीं होती हैं, श्वसन आदि क्रियाएं नहीं होती हैं, जिससे हम इसको निर्जीव मानते हैं। और सजीवों के शरीर से बाहर ये निष्क्रिय होता है, अक्रिय होता है, इसलिए भी हम इसको निर्जीव मानते हैं। फिलहाल हम इसको दोनों गुणों को इसके अंदर पाए जाने के कारण इसको हम एक कड़ी के रूप में मानते हैं जो सजीवों को निर्जीवों से जोड़ती है। और ये जैव विकास का प्रमाण भी है। ये दर्शाता है कि इसी प्रकार से निर्जीवों से अपन कहते हैं जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अपन एक उसमें पढ़ते हैं समुद्र में किस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई, तो उसमें हम देखते हैं कि पहले निर्जीव चीज़ों से ही सजीव चीज़ें बनी हैं। तो यहाँ पर अपन इसको आगे पढ़ते हैं टॉपिक को, तो हम देखते हैं कि ये जो जीवाणु को नष्ट करने वाले विषाणु उनको क्या बोल रहे हैं, जीवाणु भोजी। अभी हम इस विषाणु की एक प्राइमरी संरचना की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी संरचना को देखें तो हम क्या देखते हैं कि विषाणु की संरचना में नॉर्मली कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, ना कोशिकांग होते हैं, ना विशिष्ट संरचनाएं होती हैं। इसमें मुख्य रूप से जो चीज़ें होती है दो ही होती हैं, इसका आनुवंशिक पदार्थ और इसका प्रोटीन। लेकिन फिर भी अध्ययन की सुविधा से हमने इसको 3 भागों में बांटा है इसकी संरचना को। सबसे पहले इसका आनुवंशिक पदार्थ जो कि या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। दूसरा इसके चारों तरफ एक प्रोटीन का विशिष्ट आवरण जिसको कैप्सिड बोलते हैं। और तीसरा एक प्रोटीन का और आवरण पाया जा सकता है जिसको हम आवरण ही बोलेंगे। यानी 2 चीज़ें हैं, आनुवंशिक पदार्थ प्लस प्रोटीन, और दोनों को मिलने से बनता है न्यूक्लियो प्रोटीन, जो कि हमारे गुणसूत्र में भी पाया जाता है। हमारे जो गुणसूत्र है वो न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। इसका जो पूरा संरचना जो ढांचा है वो भी उसमें भी न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन 2 ही चीज़ें हैं। तो हमारा जो अगर गुणसूत्र जो है, हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ है वो वैसा ही आनुवंशिक पदार्थ इनमें भी पाया जाता है। एक प्रारूपीय विषाणु की संरचना की हम बात कर रहे हैं, यानी कि सभी विषाणुओं की संरचना में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन जो उनके बेसिक कंटेंट्स हैं, जो घटक हैं, वो सेम होते हैं। सब के अंदर ही 2 ही चीज़ें पाई जाएंगी, आनुवंशिक पदार्थ प्लस प्रोटीन। अब आनुवंशिक पदार्थ में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। फिलहाल हम इसकी संरचना देखें तो सबसे पहले इसके केंद्र में ये इसका आनुवंशिक पदार्थ, ये क्या है, ये है आनुवंशिक पदार्थ, क्योंकि डीएनए या आरएनए में से कुछ भी हो सकता है। इसके चारों तरफ एक ये प्रोटीन का खोल पाया जाता है। ये प्रोटीन का खोल है, इस खोल को हम बोल रहे हैं कैप्सिड। इससे बना है
प्रोटीन्स। एक्चुअल में जो इसके ये जो मोतियों के समान संरचनाएं दिखाई दे रही है, इनको कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। तो बहुत सारे कैप्सोमियर से मिलकर कैप्सिड बना है। और अगर अपन एक कैप्सोमियर की बात करें तो वो भी मोनोमर से बना होता है, प्रोटीन की इकाइयों से बना होता है। तो ये हो गया कैप्सिड। कैप्सिड के चारों तरफ एक और आवरण प्रोटीन का पाया जाता है, इसे हम आवरण ही कहेंगे। ये भी प्रोटीन का बना होता है। तो एक विषाणु यानी एक वायरस की बेसिक संरचना होती है ये, यानी कि केंद्र में क्या है? उसका आनुवंशिक पदार्थ जो कि डीएनए या आरएनए हो सकता है, उसके चारों तरफ प्रोटीन के अणुओं से मिलकर बनी संरचना है कैप्सिड, और इसके बाहर एक प्रोटीन का आवरण और है। इस प्रकार से ये विषाणु की संरचना में 3 घटक या 3 पदार्थ या 3 संरचनाएं पाई जा सकती हैं। ठीक है, आगे हम देखें कि जो हमने पढ़ा था इससे पहले कि सबसे बड़ा विषाणु कौन सा होता है? TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो सबसे छोटा विषाणु कौन सा हुआ भाई? सबसे छोटा विषाणु ध्यान रखेंगे वो होता है पोलियो विषाणु, यानी कि जो पोलियो रोग उत्पन्न करता है वो विषाणु सबसे छोटा विषाणु माना गया है। तो इस तरह से ये विषाणु के बारे में कुछ शुरुआती जानकारी यहाँ पर दी गई है। इससे संबंधित और आगे की जानकारी हम अगले टॉपिक में आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो ये विषाणु की संरचना हो गई। विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं उनको जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और इसमें हमने ये भी जाना कि गंगा का जल जो है वो प्रदूषित क्यों नहीं होता है। उसका मेन कारण आज आपको पता लग गया है कि जीवाणु भोजी नाम के विषाणु गंगा के पानी में मौजूद होते हैं, जो उस पानी को प्रदूषित होने से बचाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये विषाणु जो हैं ये लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी। हम इसके दोनों ही प्रकार जो है इसके महत्व, आर्थिक महत्व हम आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपने जो स्टडी ऑनलाइन चल रही है इसको जारी रखें, इसमें बिल्कुल ही कोताही ना बरतें और अपना जो समय है, ये जो समय विपरीत परिस्थिति चल रही है इसका सदुपयोग करें, क्योंकि कठिनाइयाँ जब बढ़ती हैं तो समझ लीजिए कि अब मंजिल पास है। इसका मतलब जैसे जैसे केसेज बढ़ रहे हैं कोरोना के, जैसे जैसे ये केसेज बढ़ेंगे तो घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि पीक आने वाला है, और पीक जब आ जाएगा तो समझ लीजिए कि इम्यूनिटी जो हर्ड इम्यूनिटी होती है वो डेवलप हो जाएगी, और फिर हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपने पढ़ाई को घर में ही सुरक्षित रहते हुए जारी रखिए। बी सेफ, स्टे होम।